हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 सेशन 2022-26 के अंतर्गत आप लोग का अगर माइनर पेपर साइबर डिफेंस है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम टोटल आप लोग को 30 एमसीक्यू बताने वाले, जो आपके एग्जाम के से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम पेपर में टोटल 5 एमसीक्यू प्रश्न भी पूछे जाएंगे, जो यहाँ से आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न जो होता है बहुत ईजी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम 30 एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले, उम्मीद करते हैं इससे एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए, या क्योंकि आपके टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब सारे प्रश्नों को यहाँ करवाया जा रहा है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर इसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम पेपर में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 टोटल आने के मॉड्यूल 5 से ही क्वेश्चन करवाने वाले। हर मॉड्यूल से जो है 5 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को मॉड्यूल 1 में पढ़ना है साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, ठीक है। इसी से हम आप लोग को 8 से 10 क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि इससे एक भी बाहर नहीं जाना चाहिए अगर इस मॉड्यूल से आता है तो पहला प्रश्न हमारा है कि साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है साइबर सुरक्षा के। पहला ऑप्शन इंटरनेट को तेज बनाता है। साइबर सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया, जिनमें से पहला ऑप्शन है इंटरनेट को तेज बनाना, डेटा और सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना, तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर को अपडेट करना, चौथा पॉइंट हार्डवेयर को तेज बनाना। तो आपसे पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, यही आपसे पूछा गया, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न को क्लियर रूप में, है ना। ये आपका प्रश्न है, साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो टोटल आपको हमने 4 ऑप्शन बताया। इंटरनेट को तेज बनाना, दूसरा ऑप्शन डेटा और सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, क्योंकि साइबर सुरक्षा नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए डेटा और सिस्टम को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना, ये होते साइबर सुरक्षा के प्रथम उद्देश्य, ठीक है। यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमलों का एक प्रकार नहीं है। हमने साइबर अटैक के बारे में आप लोग को भी बताया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फिशिंग। फिशिंग भी एक प्रकार का साइबर अटैक है। मेलवेयर भी एक प्रकार का साइबर अटैक है। ऑप्शन नंबर 4 देख सकते हैं DDoS, ये भी एक प्रकार का साइबर अटैक है, यानी कि ये भी एक प्रकार का वायरस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बच जाता है, एंटीवायरस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ये जितने भी टॉपिक है आप लोग को हम यहाँ पे थ्योरी में सारे करवा चुके हैं, और एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि मजबूत पासवर्ड बनाने का अच्छा तरीका क्या है। तो मजबूत पासवर्ड बनाने का अच्छा तरीका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका केवल संख्याओं का उपयोग करें, नहीं। दूसरा है कि सरल और याद रखने में आसान पासवर्ड बनाए, नहीं। अगर आप इजी पासवर्ड बनाते हैं तो जो अनाधिकृत व्यक्ति होता है वह इसी तरह आजमाने का प्रयास करेंगे, कॉपी करने का प्रयास करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी है छोटे और सामान्य शब्दों का उपयोग करें, और ऑप्शन नंबर डी है कि अक्षर, संख्याएं और विशेष चिन्हों का मिश्रण का उपयोग करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं तो हम अक्षर का प्रयोग करते हैं, लेटर का, नंबर का, और कुछ विशेष चिन्ह @ जैसे शब्दों का यहाँ पर मिश्रण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पासवर्ड बनाते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, फिशिंग है, जो कि एक प्रकार का साइबर अटैक है। तो फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया। तो आपका ऑप्शन है कंप्यूटर को तेज बनाना, ऑप्शन नंबर बी है उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ऑप्शन नंबर सी होता है सॉफ्टवेयर अपडेट करना, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना। तो हमने यहाँ आपसे पूछा गया कि फिशिंग अटैक, तो फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य जो होता है कंप्यूटर को तेज बनाना, नहीं, क्योंकि साइबर अटैक होता है। दूसरा उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी को चुराना, ठीक है, यानी कि आपके डेटा जो भी है ये चुराने का प्रयास करता है मेलवेयर के द्वारा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उपयोगकर्ता की जो व्यक्तिगत, यानी कि जो आपका पर्सनल डाटा उसको चुराने का प्रयास कर रहे हैं तरह तरह के वायरस भेजकर। चौथा प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है कि फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सिस्टम में जो होता है फायरवॉल एक कंप्यूटर सिस्टम में जो होता है एक दीवार की तरह काम करता है, जो कि अनाधिकृत डेटा को आने जाने से रोकता है, यानी कि फिल्टरिंग का काम करता है। तो आपसे यहाँ पूछा गया कि फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है।
यानी कि फायरवॉल का मुख्य फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर ये है कंप्यूटर को बंद करना। ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और इसको सुरक्षित प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क को साफ करना, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये किस प्रकार ये फिल्टरिंग का काम करता है, डेटा को आने जाने से रोकता है। यानी जो अच्छा डाटा होता है वो अंदर लेता है, जो अनाधिकृत डेटा होता है जिससे नुकसान हो सकता है उसको बाहर करता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी। ये सब जितने भी आपको एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं सारे आप लोग को थ्योरी में करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है साइबर अपराधियों द्वारा डेटा चोरी करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है। तो साइबर अपराधियों के द्वारा जो होता है डेटा चोरी करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ये है एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर बी है स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर सी है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। तो डेटा को चोरी करने का जो काम करता है वह है स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर बी मेलवेयर भी रहता है, ये भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है स्पाईवेयर, ये जो होता है डेटा को चोरी करने का प्रयास करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका है साइबर अपराधियों द्वारा नकली वेबसाइट बनाकर जानकारी चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि साइबर अटैक यहाँ भी है। तो साइबर अपराधियों द्वारा जो होता है नकली वेबसाइट बनाकर या ईमेल बनाकर हमारे डेटा को चोरी करने का प्रयास करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये है फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी है रेसमवेयर, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर डी एसक्यूएल इंजेक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये फिशिंग, क्योंकि हमने बताया पहले ही बता चुके थ्योरी में कि कंप्यूटर नेटवर्क के हमलों के कुछ सामान्य हमले में इनको पूरी विस्तार तरीके से एक्सप्लेन किया कि फिशिंग, रेसमवेयर, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे जो होता है डेटा चोरी करने का प्रयास करता है फिशिंग, लेकिन यहाँ आपसे यह पूछा गया है कि वेबसाइट बनाकर नकली जानकारी चुराने के कौन प्रयास करता है, तो फिशिंग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन विधि है। तो ऑप्शन नंबर ये है आपका केवल पासवर्ड का उपयोग करना, दूसरा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना। तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा ऑथेंटिकेशन से प्रश्न, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑथेंटिकेशन और ऑप्शन नंबर बी 2FA का उपयोग करना। यह है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी है पासवर्ड को बार बार दोहराना, नहीं। एक ही पासवर्ड का उपयोग कई साइट पर करना, इससे भी नहीं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर अगला आपका किसी फाइल या ईमेल को खोलने से पहले उसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या। आपसे प्रश्न पूछा गया किसी फाइल या ईमेल को खोलने से पहले उसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये है आपका तुरंत खोल लेना, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस से स्कैन करना, तीसरा है कि केवल टेक्स्ट फाइलें खोलना, ऑप्शन नंबर डी है इसे अनदेखा करना। तो इससे पहले हम क्या करते हैं एंटीवायरस से स्कैन करते हैं, यानी कि जो भी वायरस होते हैं इसको हम लोग हटाते हैं अपना स्मार्टफोन में तरह तरह के डिवाइसेज में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम से मॉड्यूल 2 से, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से भी प्रश्न देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करना, ऑप्शन नंबर बी है केवल वेब ब्राउजिंग की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी है केवल गेमिंग सपोर्ट करना, ऑप्शन नंबर डी है केवल डेटा को स्टोरेज करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रबंधन करना ही जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। इसको हम थ्योरी में भी आप लोग को बता चुके हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में हमने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। कि पहला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार है वह मल्टी यूजर, ये भी है, सिंगल यूजर है। ऑप्शन नंबर सी डाउट है क्योंकि इसके बारे में हमने नहीं बताया कि क्लाउड बेस्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं देखे थे। ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे अगर आप 4 ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका प्रकार कौन नहीं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है आंसर तो यहाँ पे डी है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। यानी कि मल्टी यूजर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, सिंगल यूजर भी, क्लाउड बेस्ड भी। तो ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपसे नहीं पूछा गया, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, लेकिन आपसे पूछा है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स, केवल पेड सॉफ्टवेयर, केवल मोबाइल उपयोग के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ओपन सोर्स, ठीक है। याद रख लीजिए इसको।
ओपन सोर्स है, इसके बारे में तो हम नहीं बताया लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है बूटिंग प्रक्रिया में कौन सा पहला स्टेप होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड करना, ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर को बंद करना, ऑप्शन नंबर सी है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी POST का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ऑप्शन नंबर डी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का लोड होना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आपका प्रश्न था बूटिंग प्रक्रिया में कौन सा पहला स्टेप होता है, तो पोस्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, तो इसका ये क्या करता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो मल्टीटास्किंग नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीटास्किंग यानी कि एक से ज़्यादा काम कर रहा है, यानी कि एक समय में केवल एक कार्य को निष्पादित करना। ऑप्शन नंबर बी एक समय में कई कार्यों को निष्पादित करना, ठीक है, मल्टीटास्किंग ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी है केवल बैच प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर डी केवल ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीटास्किंग का मुख्य काम होता है एक समय में कई कार्यों को निष्पादित करना, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीटास्क, है ना, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में हमने भी पूरा डिटेल तरीके से करवा चुके हैं, आप लोग थ्योरी को वीडियो को देखेंगे, एक भी गलत नहीं होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी में से निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, विंडोज, मैक OS, ऑप्शन नंबर डी iOS। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मैक OS होगा, मैक MECOS, ठीक है, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये जितने भी देख रहे हैं एंड्रॉयड हो गया, विंडोज हो गया, iOS, ये सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ आपसे नहीं पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी कर्नेल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नेल। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य भाग होता है वो होता है कर्नेल, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आप लोग हम थ्योरी में उदाहरण भी बताए थे, मल्टी यूजर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जितने भी प्रकार थे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनमें से पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए यूनिक्स, विंडोज 10, ऑप्शन नंबर सी है लिनक्स सर्वर, ऑप्शन नंबर डी IBM iX। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विंडोज 10 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बूट लोडर का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ये है बूट लोडर का कार्य, ऑप्शन नंबर ये हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट ब्राउजिंग करना। तो बूट लोडर का मुख्य काम होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, बूट का मुख्य काम ऑप्शन नंबर बी, इसको आप लोग ध्यान में रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला प्रश्न है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था मूल रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था, तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया और ऑप्शन है कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए, मल्टी यूजर सिस्टम के लिए, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे गेमिंग के लिए, चौथा ऑप्शन है सिंगल यूजर डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मूल रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया था, तो मल्टी यूजर सिस्टम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा गया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग। तो पहला स्मार्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर बी है स्मार्टफोन में, तीसरा है कि एम्बेडेड सिस्टम और मिशन क्रिटिकल में, और ऑप्शन नंबर डी है केवल वेब ब्राउजिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम और मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में जो होता है RTOS का इस्तेमाल किया जाता है, रियल टाइम, यानी कि ये आपका प्रश्न था RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, GUI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण GUI का, तो MS-DOS, ऑप्शन नंबर बी है विंडोज, ऑप्शन नंबर सी है लिनक्स कमांडेड लाइन, ऑप्शन नंबर डी है बाश सेल। तो आपसे पूछा गया है कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मुख्य उदाहरण जो है आपका विंडोज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नेटवर्क के अवलोकन से संबंधित अब देखने वाले हैं, यानी कि मॉड्यूल 3 का है,
मॉड्यूल थर्ड, तो नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेटवर्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि केवल कंप्यूटर गेम खेलना? नहीं। ऑप्शन नंबर बी है सभी विभिन्न डिवाइसेस के भी डेटा और संसाधनों को साझा करना। तो ये बहुत यानी कि राइट आंसर है। यानी कि नेटवर्क का काम होता है डेटा को आदान प्रदान करना, यानी कि विभिन्न डिवाइसेस के बीच जो होता है वह डेटा और संसाधनों को साझा करता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं नेटवर्किंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी केवल इंटरनेट ब्राउजिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरनेट का मुख्य काम होता है विभिन्न डिवाइसेस के बीच डेटा को साझा करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है लैन का पूरा नाम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यहाँ और लास्ट में हम 2 से 4 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि वहाँ से 2 प्रश्न आना तय है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, यानी कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से संबंधित प्रश्न रहेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम LAN, जो कि एक नेटवर्किंग सिस्टम होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। आपके ऑप्शन में लार्ज एरिया नेटवर्क रह सकता है जो गलत है। लॉन्ग एक्सेस नेटवर्क ये भी गलत है। आप लोग याद रखिएगा लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क जो है प्रकार सबसे बड़ा होता है? हमने नेटवर्क के विभिन्न प्रकार को देखा, तो उनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा नेटवर्क सबसे बड़ा होता है। लैन, मैन, वान और पान। यानी कि लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वान मतलब होता है शायद वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वान, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो विश्व को जोड़ता है, विभिन्न देशों शहरों को जोड़ता है। और लैन होता है सबसे छोटा एरिया नेटवर्क होता है, और नहीं, सबसे छोटा लोकल एरिया, सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिन्होंने हम व्यक्तिगत जीवन के लिए हम लोग करते हैं यूज, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी वान, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क, सबसे छोटा पान। ध्यान में रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आईपी एड्रेस का मुख्य काम क्या होता है? तो आईपी एड्रेस वेबसाइट को स्टोर करना। ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन बी है नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी है केवल इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है केवल ईमेल को भेजना। तो आपसे पूछा गया आईपी एड्रेस का मुख्य काम। तो आईपी एड्रेस का मुख्य काम होता है नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करना, यानी कि डेटा को किस दूसरे डिवाइस में भेजना है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को भेजने के लिए यह ट्रेस करता है, यानी कि नेटवर्क में डिवाइस की पहचान करता है आईपी एड्रेस, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया HTTP का फुल फॉर्म, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ये है। ऑप्शन नंबर बी आपका हाई ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी हाई ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो HTTP का जो राइट आंसर फुल फॉर्म होगा ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आइए इसके आंसर को थोड़ा देख लेते हैं। तो हाँ, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जितने भी प्रश्न करवाया जा रहा है आपके एक भी एग्जाम से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, एक नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा माध्यम सबसे तेज होता है? डेटा ट्रांसमिशन के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है? इसके बारे में भी आप लोग हम बता चुके हैं नेटवर्क के प्रकार में, जिनमें से पहला है कोक्सियल केबल, दूसरा है टेलीफोन लाइन, ऑप्शन नंबर सी है फाइबर ऑप्टिकल केबल, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा फाइबर ऑप्टिकल केबल। इसके माध्यम से जो होता है डेटा बहुत अधिक तेजी से मात्रा में गति करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फाइबर ऑप्टिकल केबल, है ना। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा माध्यम सबसे तेज है? तो फाइबर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाईफाई का फुल पूरा नाम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वायरलेस फाइडेलिटी। ऑप्शन में बी है वाइड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन में सी है वायर्ड फाइडेलिटी, और ऑप्शन नंबर डी है वायरलेस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा वायरलेस फाइडेलिटी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये वायरलेस फाइडेलिटी, ऑप्शन नंबर ये वाईफाई का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न कि OSI मॉडल में कितने लेयर होती है? तो हमने इसके बारे में भी आप लोगों को बताया कि OSI मॉडल में कितने लेयर होती है। ऑप्शन नंबर ये है 5, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो यहाँ पे जो है आपसे प्रश्न में पूछा है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती? तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वो ऐसे मॉडल की सबसे ऊपरी लेयर है? तो ऑप्शन नंबर ये नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन नंबर डी है डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर, जो कि सबसे ऊपरी लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर। और टोटल कितने लेयर होता है? 7 लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है? नेटवर्किंग प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ये HTTP, FTP, ऑप्शन नंबर सी है TCP या IP, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो होता है इनका सभी का प्रयोग जो होता है डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ये सभी प्रोटोकॉल होते हैं। P मतलब प्रोटोकॉल, P मतलब यहाँ भी प्रोटोकॉल, यहाँ भी प्रोटोकॉल। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक नेटवर्क में डेटा पैकेट को भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है आपका ब्राउजिंग, रूटिंग, स्टोरेज, प्रिंटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम कंफ्यूज है। तो यहाँ पे हाँ ऑप्शन नंबर बी होगा, रूटिंग होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एक नेटवर्क में डेटा पैकेट भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे रूटिंग कहा जाता है। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर लैंग्वेज है इसलिए आप लोगों को थोड़ा आद ही करना होगा। अगला प्रश्न, आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईपी एड्रेस के कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ये 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो आईपी एड्रेस के जो बीट होते हैं वो 32 बीट होते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आईपी एड्रेस में जो होता है यानी कि हाँ आईपी एड्रेस में टोटल 32 बीट होते हैं। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस का काम क्या होता है? इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं पहले भी। मैक एड्रेस के का काम क्या है? इंटरनेट को स्पीड बढ़ाता है, नेटवर्क डिवाइस की विशिष्ट पहचान करता, डेटा को ट्रांसमिशन को रोकता है। ऑप्शन नंबर डी केवल वायरलेस नेटवर्क में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा बी कि मैक एड्रेस का काम होता है नेटवर्क डिवाइस की विशिष्ट पहचान करना, कि जब हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं उनसे कनेक्टेड जितने भी डिवाइस होते हैं उनमें से एक मुख्य डिवाइस को भेजता है जिसमें हमको उस डेटा को ट्रांसफर करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, VPN का पूरा नाम। तो VPN का पूरा नाम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर पहले हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी है विजुअल पर्सनल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है वर्टिकल प्रोटोकॉल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका है, TCP IP मॉडल की जो कितनी लेयर्स होती है? तो TCP आपसे पूछा, IP मॉडल की कितनी लेयर होती है ये आपसे पूछा गया। और जो हम पहले करवाए थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया IP मॉडल की कितनी लेयर होती है? तो हमने OSI की टोटल हमने 7 लेयर बताया था, लेकिन यहाँ पे TCP IP मॉडल की कितनी लेयर होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। इसमें 4 लेयर होता है। किसमें? IP मॉडल की कितनी लेयर? तो 4 लेयर। और OSI मॉडल की तो 7 लेयर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक का उदाहरण है? वायरलेस तकनीक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ये है इथरनेट, ऑप्शन नंबर बी है वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक, ऑप्शन नंबर जी है कोजियल केबल। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये बिना तार के होता है, यानी कि बिना वायरलेस के माध्यम से होता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाईफाई। तो आपका प्रश्न था वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक का उदाहरण है तो वाईफाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, नेटवर्क में डेटा संचारित करने के लिए कौन सा सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है? तो नेटवर्क में डेटा को संचारित करने का सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल है वह है ऑप्शन नंबर ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म हमने बताया था। TCP इसे IP कहते हैं। SMTP, ऑप्शन नंबर डी POP3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा TCP IP। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे डेटा को संचारित करने के सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल होता है IP। ठीक है, TCP IP का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड सर्वर मॉडल का उदाहरण है? पीयर टू पीयर नेटवर्क, फेसबुक या गूगल, ऑप्शन में सी लैन, चौथा है USB। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका फेसबुक या गूगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
क्लाइंट सर्वर मॉडल का उदाहरण है तो फेसबुक या गूगल। अगला प्रश्न नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न है। नेटवर्क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेटवर्क सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्क स्पीड को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस साइबर हमलों से बचाना। तो ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। और ऑप्शन नंबर आपका डी है केवल हार्डवेयर को सुरक्षित रखना। तो आपसे पूछा गया नेटवर्क सुरक्षा, तो नेटवर्क सुरक्षा का जो उद्देश्य होता है वह नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस को आने की बाहरी जो अनाधिकृत व्यक्ति उससे बचाता है और साइबर हमलों से भी बचाता है। अगला प्रश्न आपका फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? इसके बारे में हमने बता चुके हैं कि फायरवॉल जो होता है पूरे सिस्टम में एक दीवार की तरह काम करता है, फिल्टरिंग की काम करता है, यानी कि अनाधिकृत डाटा को आने जाने से रोकता है। पहला ऑप्शन है वायरस को हटाना, ये भी हो सकता है। दूसरा कि नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और फिल्टर करना। तो यहाँ पे आपका पूरा कंसेप्चुअल आंसर है कि ये नेटवर्क जो ट्रैफिक होता है वो मॉनिटर और फिल्टर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट कनेक्शन तेज करना। ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर को ठंडा रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कंप्यूटर ट्रैफिक को मॉनिटर करना, यानी कि नियंत्रित करना और उसको फिल्टर करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फायरवॉल का मुख्य काम यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क हमले यानी कि नेटवर्क अटैक का प्रकार है? तो DDoS, इसके बारे में हम भी बता चुके हैं। फिशिंग, स्पूटिंग, या स्पूटिंग है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी साइबर अटैक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। डेनियल यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है DDoS का, वह होता है यानी कि इसका फुल फॉर्म शायद ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। वो से यहाँ हम कन्फ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये जितने भी साइबर अटैक के प्रकार है, ठीक है, उपयुक्त सभी होगा। फिशिंग के माध्यम से, DDoS के माध्यम से, स्पूटिंग के माध्यम से, है ना। अगला प्रश्न कि साइबर अपराधी फिशिंग हमले में क्या करते हैं? अब आइए प्रश्न की फिशिंग से रिलेटेड, इसमें क्या होता है फिशिंग में? तो यह क्या करता है, नकली वेबसाइट ईमेल के माध्यम से उपयोगकर्ता की गोपनीयता को जानकारी चुराते हैं, या नेटवर्क स्पीड को बढ़ाते हैं, या डेटा को बैकअप करते हैं, या कंप्यूटर की सफाई करते हैं। तो हमने पहले जानते हैं कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है। तो वह क्या करता है, नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से हमारे उपयोगकर्ता की गोपनीयता यानी कि जो उसका डाटा वो चुराने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, एक सुरक्षित नेटवर्क को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है मजबूत पासवर्ड का। अगला ऑप्शन है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करना। तीसरा ऑप्शन है कि फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करना उपयुक्त साबित। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि एक सुरक्षित नेटवर्क को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? कि सबसे पहले एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। दूसरा कि सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करना चाहिए, और फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे एक सुरक्षित नेटवर्क को बनाए रखने के लिए सभी इंपॉर्टेंट, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपका DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस का उद्देश्य का अटैक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है DDoS का नेटवर्क या वेबसाइट को ठप कर देना, ये मुख्य काम है इसका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पासवर्ड सुरक्षित करना, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट स्पीड को बढ़ाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर को अपग्रेड करता है, नहीं। तो यहाँ पे DDoS का काम होता है नेटवर्क का वेबसाइट को जो होता है ठप कर देता है, इसलिए इसे साइबर अटैक के क्षेत्र में रखा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न आपका है मेलवेयर किसे कहा जाता है? तो मेलवेयर जो है एक प्रकार का हार्डवेयर है, या एक सुरक्षित नेटवर्क टूल है, या हानिकारक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो हमने पहले ही बता चुके मेलवायर यानी कि मेलवेयर होता है, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो मेलवेयर जो होता है वो हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, पहले सॉफ्टवेयर होता है, और जो कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, यानी कि हानिकारक वायरस होता है मेलवेयर, ठीक है। अगला प्रश्न आपका VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? सुरक्षित और निजी नेटवर्किंग के लिए। तो ये बिल्कुल सही है कि हम लोग पहले में भी देखें कि VPN का फुल फॉर्म होता है प्राइवेट नेटवर्किंग। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। इसको ऑप्शन नंबर बी है इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्क ट्रैफिक को धीमा करने के लिए, वायरस फैलाने के लिए नहीं होगा। VPN का काम होता है सुरक्षित और निजी नेटवर्किंग के लिए। ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है? आप कौन सा पासवर्ड रखना चाहेंगे बताइए। ऑप्शन नंबर ये है 1 2 3 4, ये कोई भी हैक कर सकता है। दूसरा है माई पासवर्ड, ये भी हैक कर सकता है। P@, ये थोड़ा सही है। अगला है ऑप्शन नंबर डी ABT 1 2 3। तो ये तीनों जो होता है कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति होता है वह इसको आजमा कर देख सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं।
यानी कि ये कॉपी करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के पासवर्ड को कॉपी नहीं कर पाएंगे। और आपका पासवर्ड जो होता है लेटर में, कैपिटल में, एक विशेष अक्षर में होना चाहिए ताकि यहाँ पर कोई कॉपी ना कर पाए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेटवर्क में ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ताकि ट्रैफिक में बाधा न आए? तो ऑप्शन नंबर ये HTTPS, ऑप्शन में सी FTP PP3। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा HTTPS यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे डेटा को सुरक्षित, ट्रैफिक को सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करने के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है HTTPS। ठीक है, अगला प्रश्न है स्पाईवेयर, इसके बारे में आप लोग को बता चुका स्पाईवेयर क्या करता है। तो स्पाईवेयर एक प्रकार का वायरस है ना। तो ये कंप्यूटर को तेज बनाता है? नहीं, उपयोगकर्ता की गतिविधियों को गुप्त रूप से ट्रैक करता है, यानी कि हमारे डेटा को चुराने का प्रयास करता है। कौन? तो वो कौन सा वेबसाइट होता है? वो होता है स्पाईवेयर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ये पहले बता चुके हैं आपको थ्योरी में। ऑप्शन में सी नेटवर्क का कनेक्शन बंद करता नहीं, केवल गेमिंग के लिए उपयोगिता नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं, साइबर अटैक का खतरा नहीं? फायरवॉल से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का दीवार की तरह काम करता है पूरे सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ए बी, ट्रोजन हॉर्स, कीलॉगर। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे फायरवॉल जो होता है पूरे सिस्टम में कंप्यूटर की दीवार की तरह कार्य करता है, यानी कि किसी भी अनाधिकृत डेटा को आने जाने से रोकता है, फिल्टरिंग का काम करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है? तो लगातार विभिन्न पासवर्ड आजमा कर लॉगिन करना की कोशिश करती है, नेटवर्क को तेज किया जाता है, हार्डवेयर को प्रभावित किया जाता है, केवल सोशल मीडिया अकाउंट को निशाना बनाता है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है वह लगातार विभिन्न पासवर्ड आजमा कर, अगर आप आसान पासवर्ड रखते हैं तो अनाधिकृत व्यक्ति जो होता है विभिन्न पासवर्ड को आजमा कर लॉगिन करने की कोशिश करता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, SQL इंजेक्शन किस पर हमला करता है? तो SQL इंजेक्शन है साइबर अटैक, ये वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस पर हमला करता है, या ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर पर, या ऑप्शन नंबर सी नेटवर्क केबल पर, या ऑप्शन नंबर डी कंप्यूटर के रैम पर। तो SQL जो होता है इंजेक्शन जो है वह वेब एप्लीकेशन के डेटाबेस पर हमला करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, रैनसमवेयर क्या करता है? तो रैनसमवेयर भी एक प्रकार का वायरस होता है जो कि फाइल, ऑप्शन नंबर ये, फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर से फिरौती मांगता है। ये बिल्कुल सही है, फाइलों को वह अपने कब्जे में कर लेता है हैकिंग के माध्यम से, और फिर वो फिरौती की मांग करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर को स्पीड बढ़ाता नहीं, केवल इंटरनेट ब्राउजिंग को प्रभावित करता नहीं, डेटा को संचार रूप से बैकअप करता नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। यानी कि आपसे पूछा गया था रैनसमवेयर, तो रैनसमवेयर एक प्रकार का वायरस है जो हमारे फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर से फिरौती की मांग करता है, यानी कि हैकिंग कर लेता है। अगला टॉपिक मॉड्यूल 4 क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट, इससे हम मात्र 5 क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आप लोगों को हम 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से बताएंगे। ठीक है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य केवल डेटा स्टोरेज करना, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन में से इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, हार्डवेयर अपग्रेड करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑन डिमांड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ये भी एक विशेषता, सीमित संसाधन, आपसे नहीं पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी है ब्रांड नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी रैपिड इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमित संसाधन, जो कि ये ऑप्शन आपसे पूछा गया नहीं में। ठीक है, विशेषता नहीं होता है तो सीमित संसाधन नहीं होता है, विशिष्ट संसाधन के रूप में होगा। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में SaaS का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर ये है सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन, सिस्टम एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी एज ए सर्विस। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, SaaS का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न, IaaS का उदाहरण कौन सा है? तो IaaS का जो उदाहरण आपका याद रख लीजिएगा ये सब कि माइक्रोसॉफ्ट एजुअल वर्चुअल मशीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्लाउड सेवा प्रदाता नहीं है? AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, गूगल क्लाउड, ओरेकल हार्डवेयर। तो ओरेकल
हार्डवेयर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि एक सेवाएं प्रदाता नहीं है, यानी कि ये सार्वजनिक सेवा प्रदाता नहीं है, ओरेकल हार्डवेयर। ठीक है, अगला है इसी में क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कौन करता है, कि केवल बड़ी कंपनियां, केवल सरकारी संगठन, कोई भी व्यक्ति या संगठन। तो इसका उपयोग जो होता है कोई व्यक्ति या आम संगठन कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, केवल सार्वजनिक क्लाउड होता है, केवल निजी क्लाउड होता है। ऑप्शन में सी सार्वजनिक और निजी क्लाउड का मिश्रण होता है। ऑप्शन में डी है केवल ऑन प्राइवेट सर्वर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन में सी सार्वजनिक और निजी क्लाउड का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण है। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मोजिला फायरफॉक्स, विंडोज एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गूगल ड्राइव होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गूगल ड्राइव। आपसे प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सेवा का उदाहरण, तो गूगल ड्राइव जो होता है ये उसका उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए। और आखिरी में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं। इससे प्रश्न आना तय, इनपुट डिवाइस के उदाहरण और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका एक नहीं रहने ही वाला है, इसलिए चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखने वाले कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के उदाहरण और आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। तो सबसे पहले समझना इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो कंप्यूटर के वे इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में कमांड करते हैं, यानी कि डेटा पर कमांड करते हैं, और बीच में प्रोसेसिंग होता है। मान लीजिए ये हुआ कंप्यूटर, पहले हम इधर से कमांड करते हैं कि कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से, बीच में यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसके बाद जो इधर से प्रोसेसिंग प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ से जो होता है रिसीवर होता है। रिसीवर को ही हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस इधर से और इधर को आउटपुट डिवाइस, और बीच में प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, तो अब इनपुट डिवाइस किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, ये आपसे उदाहरण पूछा जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो होता है पूछा जाएगा इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। आपको जो होता है 3 आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देगा और 1 इनपुट। इनमें से आपको पहचानना होगा कौन इनपुट है और कौन आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के उदाहरण देख लेते हैं। कीबोर्ड हो गया जिससे हम कमांड करते हैं, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, जो जॉयस्टिक, यानी कि जिसके माध्यम से हम किसी ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पर लिखते हैं, वो पेन है ना। ऑप्शन में सी है टच पैड, इससे भी हम कमांड करते हैं। ऑप्शन में 7 है लाइट पेन, ये जितने भी है इनपुट डिवाइस है। और अगला है वेब कैम, जो वेब कैमरा की तरह होता है। ऑप्शन और क्वेश्चन और 9 नंबर में है ग्राफिकल टैबलेट, ये भी इनपुट डिवाइस है। बायोमेट्रिक डिवाइस जिसे हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस है। OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी जिसके माध्यम से हम लोग वो हमारा सीट को पढ़ते हैं। और अगला है बारकोड रीडर, यानी कि जो बारकोड रहता है किसी में भी चीज़ को, उसको वो रीड करता है, ये भी इनपुट डिवाइस है। गेम कंट्रोलर, तो टोटल हमने 13 एग्जांपल देखे इनपुट डिवाइस के, इसके ऊपर देख लीजिएगा। माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, टच पैड, लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैम, ग्राफिकल टैबलेट हो गया, बायोमेट्रिक डिवाइस हो गया, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगला है बारकोड रीडर, ये सब गेम कंट्रोलर्स, स्टाइलस पेन और टच स्क्रीन। टोटल 15 उदाहरण आपका, टच पेन हो गया, स्टाइलस पेन, ये जितने भी है इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो बीच में प्रोसेसिंग हुआ, इसके बाद जो संसाधन प्राप्त होता है जिसके माध्यम से उसी को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आइए आउटपुट डिवाइस के उदाहरण को समझते हैं। हम देखने वाले कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया। हेडफोन जो होता है आउटपुट डिवाइस होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और फ्लोटर, होलोग्राफिक डिस्प्ले, ब्रेल डिस्प्ले, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, इस प्रकार में टोटल 10 उदाहरण आप लोगों को बता रहे हैं आउटपुट डिवाइस के। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, छठा प्लोटर, होलोग्राफिक डिस्प्ले, ब्रेल डिस्प्ले, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। इस प्रकार में टोटल आपको 10 उदाहरण बताएं आउटपुट डिवाइस के। इनमें से आपसे किसी भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइस को बताया। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर जितने भी आउटपुट और इनपुट डिवाइस होते हैं इसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसी को आउटपुट आने की उसी को हम हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के वैसे सिस्टम है जिसको हम लोग ना छू सकते ना देख सकते, बल्कि इसका उपयोग का देख सकते हैं लेकिन इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी सिर्फ इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसके उदाहरण हो गया किसी प्रकार का हम ऐप, जितने प्रकार के ऐप होते हैं सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो मेलवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप लोग का पूरा MCQ कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आज के एग्जाम के लिए सभी साथियों को, धन्यवाद।